डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है वह है हमारा अध्याय 3। 12th क्लास के ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक शुरू किया हम लोग? अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है जनसंख्या संघटन। क्या है जी? एक शब्द होता है संगठन और एक होता है संघटन। संगठन का मतलब होता है कई सारे चीज़ों को मिलाना, कंपोनेंट्स। आ रहा समझ में ना? और संगठन का मतलब होता है कई सारे लोगों का समूह। समझ रहे हो? अर्थात हमें समूह नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? संगठन। अब इसमें कहीं कहीं टाइप करते समय, चूंकि मुंह से बोल कर ही टाइप किया गया है, तो संगठन को कहीं कहीं यह संगठन लिखा होगा, जैसे जनसंख्या संगठन यहाँ लिख दिया है। लेकिन हम इसको क्या समझेंगे बच्चे? जनसंख्या संगठन। तो तुम सुधार लोगे और लिखोगे क्या? जनसंख्या संगठन। समझ लो, एक एक करके बताता हूँ कि जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है। कहता है अध्याय 3 है ज्योग्राफी का कि जनसंख्या संगठन, ग को घ कर लेंगे, जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। माने कहीं के लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या। तो जनसंख्या की विशेषता होती है जहाँ के लोग होते हैं ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे, जहाँ के लोगों का जीवन एकदम भेड़ बिल्ली की तरह होता है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं, कैसे जीना है, कैसे नहीं रहना है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ लोगों की जनसंख्या ऐसी होती है जिनके पास एक निश्चित प्लान होता है, मुझे ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, ये पहनना है, ऐसे घर बनवाना है। ये सब किन किन चीज़ों को होना चाहिए एक जनसंख्या में, ये आदमी के पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वो सब मिलाकर हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या संगठन। समझ रहे तुम लोग? कहता है कि जनसंख्या की विशेषताओं को यह प्रदर्शित करता है जिसमें आयु और लिंग का निवास स्थान, आयु और लिंग, माने किस आयु के लोग हैं, उनका लिंग क्या है, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनकी जनजातियाँ, भाषा, धर्म, साक्षरता व्यवस्था की विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानो कि कोई व्यक्ति है, वह स्त्री है। क्या हो गई? कोई स्त्री है। स्त्री होने के बावजूद भी वह लंबी आयु जीती है बच्चे, और उसका निवास स्थान अच्छा से बना हुआ है। वो चाहे जिस जाति की हो, जिस जनजाति को, वहाँ के लोगों को मदद करती है, भाषा भी अच्छी बोलती है, धर्म का पालन करती है। धर्म माने में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म नहीं समझेंगे, जो अच्छे आचरण का पालन करे। धर्म क्या है? द्वि धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलो। धारण करना, जो अच्छाइयों को धारण करता हो। माने सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म? मानव धर्म। एक मानव किसी दूसरे मानव के कष्ट का अनुभव कर रहा है और उसको मदद कर रहा है, तो वही बड़ा धार्मिक है। हम मानो कि मुसलमान हो गए, रोज़ा रख लिए, नमाज पढ़ रहे हैं, और मेरा पड़ोसी अगर हिंदू ही है, वह खाने बगैर अगर तड़प रहा है, और मैं रमज़ान शरीफ के रोज़े में शाम को भिन्न भिन्न किस्म का आइटम खा रहा हूँ, और वो हिंदू भाई मेरे बगल में अगर खाने बगैर तड़प रहा है, तो उस रोज़े का कोई मतलब नहीं है बच्चे। समझ में आ रहा है ना जी? इसलिए जाति और धर्म से उठकर कोई व्यक्ति अगर सोचता है एक मानव दूसरे मानव की सेवा करना चाहता है, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। उसी में साक्षरता व्यवस्था, महिला होते भी वह साक्षर है, पढ़ी लिखी है, ये सब विशेषताओं का अगर उसके अंदर है, तो समझो कि उसने जनसंख्या संगठन अच्छे तरीके से किया है, उसकी जीने का मतलब कुछ है। और हम अगर समझो कि पुरुष ही हैं, और न तो मेरे पास धर्म है, न समझो कि निवास स्थान है, न घर है, न हम अपने जाति जनजातियों की मदद करते हैं, तो हमारे जन्म का कोई मतलब नहीं। अर्थात जनसंख्या संगठन में क्या क्या आएगा बच्चे? तो कहते हैं इसके अंतर्गत ग्रामीण संगठन, ग को क्या पढ़ेंगे? घ। वह उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है कि विकास की योजनाओं को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। माने जनसंख्या संगठन में क्या होता है बच्चे? किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो भी होते हैं, उनका पहले गिनती कर लिया जाता है कि कितने लोग हैं, और अगर लोग हैं तो उनको कौन कौन से किस किस बेस पे उनको सुविधा दी जाए, ये सब को मिला देते हैं, तो वही जनसंख्या संगठन का घटक कहलाता है। जैसे आयु संरचना,
जब हम लोगों को गिनेंगे बच्चे, तो किस आयु वर्ग के लोग अधिक है और किस आयु वर्ग के लोग कम है। जिस आयु वर्ग के लोग अधिक हो के बच्चे, उनको सुविधा हमें ज़्यादा देनी है। अगर कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, तो उनको कौन सुविधा देंगे? पैसे की सुविधा देंगे कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देंगे? स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दे देंगे, ठीक है ना। नौकरी नहीं दे देंगे। नौकरी देना होगा तो किसको देंगे? युवा पीढ़ी को। आ रहा समझ में ना। तो आयु संबंधी लिंग संगठन, माने लिंग संगठन, लिंग के आधार पे स्त्रियों को हमें कौन सुविधा देनी है, पुरुषों को कौन सी सुविधा देनी है, ये भी सोचना है। साक्षरता उनकी कैसी होनी चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए बढ़िया तरीके से, तब जनसंख्या क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। ग्रामीण नगरीय संगठन, माने ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब गांव के लोगों को ऐसी सुविधा दे दें तो वो क्या करने लगे? नगर के लोगों की तरह जीना शुरू कर दे। प्रायः गांव के लोग और नगर के लोगों में क्या फ़र्क होता है बच्चे? गांव के लोग कृषि और पशुपालन पे आश्रित रहते हैं। मैक्सिमम लोग किस पर रहते हैं जी? कृषि पशुपालन। उसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो मेहनत का फल उनको बहुत कम मिलता है। दिन रात किसान समझो कि खेतों में जाकर वो खेती करते हैं, आलू प्याज मटर ये उपजाता है बच्चे। और शहर के लोग आगे दुकान है पीछे मकान, बैठे रहेंगे, गांव के सब लोगों का सामान वो सस्ता में खरीद लेंगे, अब बढ़िया से राज करके खाएंगे पिएंगे, पेट भी निकाल लेंगे, सेठ साहूकार बन जाते हैं। आ रहा समझ ना बच्चे। और अगला है व्यवसायिक संरचना। उनको व्यवसाय करने के लिए भी हम सुख सुविधा देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, कैसे उनको डेवलप कर दिया जाए तो वो भी बिजनेसमैन बन जाए, वो भी कंपनी का मालिक बन जाए। तो ये सब व्यवस्था हम पढ़ेंगे किसमें बच्चे? नगरीय जनसंख्या संगठन में। वहां से और कर लो। तो चलो बच्चे, तो इस तरीके से जनसंख्या संगठन समझ में आ गया बच्चे। अब एक एक पॉइंट को हम इसको डील करेंगे कि आयु संगठन क्या है, लिंग संगठन क्या है। तो इसके आधार पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? लिंग संगठन। इसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। इसको कहता है इसमें से देखो, वो बढ़िया समझते। चलो बच्चे देखो, लिंग संगठन। लिंग संगठन जहाँ ग है वहाँ क्या लिखेंगे? घ। सभिप्राय स्त्री एवं पुरुषों की संख्या से होता है। माने कितने स्त्री और कितने पुरुष समाज में है, इस दोनों को हम क्या कहेंगे? लिंग संगठन। माने लिंग को मिलाना, माने स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर हम कोई जनसंख्या की नीति बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग संगठन। आयु के आधार पर जनसंख्या का नीति बनाएंगे तो क्या बनेगा? कहेंगे हम लोग उसको आयु संगठन। साक्षरता के आधार पर अगर कोई नीति बनाते हैं कि किसको ज़्यादा शिक्षा दी जाए, किसको कम, तो उसको हम क्या कहेंगे? साक्षरता संगठन। कहते हैं जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहता है। अब इसमें एक शब्द आता है, बोर्ड के एग्जाम पूछता है कि लिंगानुपात क्या है। माने लिंगानुपात क्या होता है बच्चे? तो लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। माने 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की संख्या है, इसको बताना ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात। समझ में आ रहा है बच्चे? कहते हैं लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या। पुरुष की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणे 1000। माने 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां हैं, इसको बताना ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात। समझ में आ गया बच्चे? कहते हैं यह चित्र विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चे। माने विश्व में भी ज्ञात किया जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। समाज स्त्री और पुरुष दोनों, ये समझो कि समाज के 2 पहिए होते हैं बच्चे। क्या एक पहिया से कोई गाड़ी चल सकती है? क्या गिर जाएगी, एक्सीडेंट कर जाएगा। एक पहिया ठीक हो और एक पंक्चर हो तब भी गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। दोनों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा बच्चे, मान लो केवल पुरुष ही पुरुष, जैसे कई सारे लोग एकदम ऐसे व्यवस्था करते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए, और समाज में खाली बेटा ही बेटा हो, तो कल के डेट में क्या होगा? बेटा का शादी बेटे से ही होगा बच्चे। अरे समझो ना, एक बेटा कमाएगा, दूसरा जो लड़का रहेगा वो घर में रोटी पकाएगा, और फिर पता चलेगा जनसंख्या की उत्पत्ति, हमारा विश्व का जो प्रसार है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अरे केवल बेटा बेटा का शादी हो जाए, लड़का का लड़का से शादी हो जाए, तो ये समाज आगे बढ़ेगा क्या? समाज की गति ही रुक जाएगी बच्चे।
इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों का होना क्या है, जरूरी। इसके लिए विश्व स्तर पे, देश के स्तर पे काउंट किया जाता है, राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे, तो भाई 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 1000 है ना। मान लो 1000 पुरुष हो, अब महिलाएं 800 हो, तो 200 बच्चे क्या हो जाएंगे, बिना शादी के रह जाएंगे बच्चे। अब वो जो बिना शादी का रहेगा वो क्या करेगा, समाज में कुव्यवस्था उत्पन्न करेगा। वो एक ही स्त्री पर 2-2 लड़के मान लो कि हावी हो जाएंगे, तो मार काट झगड़ा झंझट ये सब होगा कि नहीं, समाज में कुव्यवस्था उत्पन्न होगा। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और देखते चलो बच्चे, भारत में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात करना लिंगानुपात कहा जाता है। कहीं भी यही होता है बच्चे, अर्थात भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसमें सूत्र कहता है कि स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 100। देखो विश्व में होता है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या, माने 1000 स्त्री पर कितने पुरुष है। लेकिन भारत में जब आते हैं तो भारत में देखो ये कहता है कि 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, समझ में आ रहा है ना जी, और गुणे 1000 कर देते हैं। माने समझो कि भारत में अगर 1000 पुरुष है तो स्त्री कितनी है ये निकाला जाता है, समझ में आ रहा है ना जी। अब विश्व में क्या निकाला जाता है कि 1000 माने स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी है, दोनों में अंतर है। अब देखो कहता है किसी भी देश में जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक होने का मतलब होता है कि देश में सामाजिक आर्थिक स्तर बेहतर होगा तथा जनसंख्या का उत्प्रवास होगा, समझ लो, और पुरुष पूर्व स्थान को छोड़कर अपने स्थान पर वापस आएंगे। अगर स्त्रियों की संख्या अधिक हो अब पुरुषों की संख्या कम हो तो पुरुष दूसरी जगह जाएगा, काम करेगा, फिर वहां से क्या करेगा, वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, कब स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तब। और अगर समझो कि अगर स्त्रियों की संख्या ही कम हो तब पुरुष जहाँ जाएगा, अगर वहीं पे सोचेगा वहीं कोई स्त्री मिल जाए हमको, वहीं पे काम भी करें, वहीं पे जीवन भी अपना जिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। इसीलिए बच्चे अब देख लो आगे का डाटा पहले इसमें हम समझते हैं तब आगे बताते हैं। देख लो समझो, कहता विश्व में औसत लिंगानुपात 990 है। समझ में आ रहा है ना कि वहाँ पे अगर 1000 पुरुष है तो स्त्रियाँ कितनी है बच्चे, 990। विश्व का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, लाटविया। लाटविया में 1000 पुरुष है तो 1187 क्या है, महिलाएं हैं वैसे। तो लाटविया में समझो कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है। कौन जगह है जी, संयुक्त अरब अमीरात। वहाँ 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, मात्र 468 है। कितना है जी, 468। अब यही वजह है कि समझो कि संयुक्त अरब अमीरात के कई सारे लोग कभी पाकिस्तान जाते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं, कभी भारत आते हैं, कभी अगल बगल, कभी फारस जाते हैं, कभी मिस्र जाते हैं, और वहाँ की लड़कियों से शादी कर या ले जाकर अपने यहाँ रखते हैं और अपना काम चलाते हैं बच्चे। मैंने उनके जीने का, खाने का, पीने का एक आधार बनता है। समझ रहे हो। इस भारत की बात करेंगे बच्चे, भारत में बिहार की बात करेंगे, बिहार में गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इसीलिए गोपालगंज के बच्चों तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबकी शादी हो जाएगी। समझ में आ गया ना। लेकिन अगर यहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम होती और पुरुष अधिक होते तो क्या होता, कई सारे बच्चे ऐसे बच जाते जिसकी जीवन भर कभी शादी ही नहीं होती। ठीक है बच्चे, तो चलो, तो ये हम पढ़ लिए क्या, लिंग संगठन। तो लिंग संगठन समझ में आ गया बच्चा। लिंग संगठन के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा संगठन, आयु संगठन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, समझ लो, घर पे जाके इसको लिख लेना। कहता है कि आयु संगठन विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माने किस किस आयु वर्ग के लोगों में कितनी संख्या है इसको बताना क्या कहता है, आयु संगठन। इससे पता चलता है कि विभिन्न वर्गों में लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है। आयु संगठन को 3 भागों में बांटा गया। माने हमारे समाज में 3 प्रकार की आयु के लोग रहते हैं बच्चे। आयु को हम जनसंख्या के आधार पर 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला जो हिस्सा होता है
आश्रित जनसंख्या। पहला हमारा कौन सा जनसंख्या है बच्चे? अलग अलग आयु के अनुसार कुछ लोग होते हैं जो आश्रित होते हैं। कौन कौन जनसंख्या बच्चे? तो 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या होती है वह आश्रित जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? क्यों कहलाएगी बच्चे? क्योंकि 0 से 14 वर्ष जन्म लेने वाले से लेकर 14 वर्ष तक के, जैसे तुम लोग जैसे हो, अभी किस पर आश्रित हो? माता पिता पर आश्रित हो। माता पिता अगर देंगे तो खाओगे, नहीं देंगे तो क्या करोगे? नहीं खा पाएंगे हम। और ये उत्पादक कार्यों में संलग्न होते हैं। कुछ मैंने ये सब क्या करते हैं जी, मैंने जो भी उत्पादन का काम होता है घर में ना, बड़ा एकदम मन से तुम लोग करता होगा बच्चे, ठीक है ना। इनका जनसंख्या अधिक होता है तो आर्थिक विकास भी धीमा होता है। जैसे ही बच्चों की संख्या अधिक हो जाए, आश्रित जनसंख्या अधिक माने डिपेंड रहने वाले अधिक हो जाए, कमाने वाले कम हो जाए, तो आर्थिक विकास होगा? नहीं होगा। कमाने वाले अधिक हो और आश्रित लोग कम हो, तब क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो जाए। तो आश्रित जनसंख्या पूछेगा 2 नंबर का प्रश्न क्या है, तो लिखेंगे 0 से 14 वर्ष के लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आश्रित जनसंख्या। ये उत्पादक कार्यों में संलग्न रहते हैं और उनकी जनसंख्या अधिक होती है तो आर्थिक विकास धीमा होता है। तो मतलब बच्चों की संख्या अगर अधिक होगा तो विकास क्या होगा? कम। अब बच्चे अगर कम हो, कमाने वाले अधिक हो, तब विकास क्या होगा? तो दूसरी जनसंख्या होती है कार्यशील जनसंख्या। दूसरी जनसंख्या कौन सी होती है? कार्यशील, माने जो काम करते हैं, 2 पैसे लाते हैं। 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या इस वर्ग में आते हैं। कौन आते हैं? 15 वर्ष। जैसे देख लो बच्चे, तुम लोग इंटर का एग्जाम देने वाले हो, 15 वर्ष हो गए हो, तो पढ़ते हो कम और सोचते हो कि कैसे पढ़े ताकि इंटर पास करते ही हमारी नौकरी लग जाए, हम लोग कमाने लगे, ब्याह शादी हो जाए, हमारा भी जीवन साथी हो जाए और हम लोग बढ़िया जीवन जिए। सोचते हो कि नहीं तुम लोग? ये सोचते हो। तो कार्यशील जनसंख्या में नहीं सोचते हो। अभी भी सोचते हो कि ब्याह हो जाएगा, बाबूजी पैसा कमाएंगे और उन्हीं से मांग के ला के फेयर लवली खरीद के पत्नी को देंगे। तो तुम लोग कौन सी जनसंख्या में रहोगे? आश्रित जनसंख्या। ऐसा करेगा ना? हाँ, आश्रित नहीं रहना है, कार्यशील कार्य करना है बच्चे। कार्य करके तब कोई चीज़ खरीदेगा। सब समझ में आ गया ना? कहता है यह उत्पादक कार्यों में संलग्न होते हैं। और ये समझ लो, अब ये काम करेंगे क्या? अब जो प्रोडक्शन का काम होगा ना, ये खूब मन से करेंगे। अगर समझो कि नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं नौकरी लगी तो कोई समझो कि मुर्गी फार्म खोलता है, कोई पोल्ट्री फार्म खोल देता है, कोई मछली पालन करने लगता है, कोई बिजनेस करने लगता है, कोई ना कोई चीज़ के उत्पादन करना शुरू करता है। संसाधनों में यह सहायक होते हैं और जो भी घर की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है उसको लाने में ये सहायक होते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से वृद्ध जनसंख्या तीसरे ग्रुप में कौन सा आता है जी? आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष तक। कार्यशील जनसंख्या कब से? 15 से 59 वर्ष तक। अब एक जनसंख्या होता है बूढ़ों की जनसंख्या। जैसे ही 60 वर्ष की उम्र होती है बच्चे, तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या वर्ग में आती है। इन पर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए अधिक खर्च आवश्यक होता है और यही जनसंख्या अधिक जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत आती है बच्चे। इसे समझो। 3 प्रकार की जनसंख्या के बारे में मैंने संगठन के बारे में बताया बच्चे, आयु के आधार पर। पहला कौन? आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या कहाँ? 0 से 14। ये माता पिता पे निर्भर करते हैं, ठीक है ना जी। तो दूसरा होता है 15 से 59, यह कार्यशील जनसंख्या होती है बच्चे। कौन सी? कार्यशील। ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे लाते हैं, कमाते हैं। और तीसरा होता है वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध जनसंख्या भी एक प्रकार से आश्रित हो जाती है किस पर? कार्यशील जनसंख्या पर। क्योंकि जो बूढ़ा हो जाता है वो अपने बेटे पे डिपेंड हो जाता है। आ रहा समझ में ना? और उनमें सबसे ज़्यादा खर्च किस चीज़ में होता है? स्वास्थ्य संबंधी बीमारी में। समझ में आ गया बच्चे? अरे हम लोग भले नौजवान हैं लेकिन कल बूढ़े हो जाएंगे, पता चलेगा कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, दामा हो गया, इसमें कई सारी बीमारियां हो जाती है बच्चे। और बीमार व्यक्ति जो भी होते हैं उनको समझो कि निश्चित रूप से दवा अगर न मिले तो क्या जाएंगे? वो मर जाएंगे बच्चे। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं जनसंख्या संगठन का 3 रूप। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आयु लिंग पिरामिड। इसी में एक प्रश्न रहता है क्या जी, कि आयु लिंग पिरामिड से क्या समझते हैं? तो कहते हैं जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न, माने लिंग पिरामिड संरचना का मतलब हुआ कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या की आयु वर्ग में आता है। माने इस आयु लिंग पिरामिड में क्या आते हैं? विभिन्न आयु वर्ग की स्त्री और पुरुष आते हैं।
बच्चे, यहाँ सुधार हो गया। कहते इसका प्रयोग जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक आयु वर्ग बायां भाग में पुरुषों का प्रतिशत तथा दाएं भाग में स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया जाता है। आयु वर्ग में आयु लिंग पिरामिड का आधार 3 प्रकार की जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है। जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है बच्चे, वह 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? तो 3 प्रकार की जनसंख्या होती है। एक होती है विस्तारित होती जनसंख्या। इस विस्तारित होती जनसंख्या को त्रिभुजाकार पिरामिड के रूप में हम दर्शाएंगे। प्रश्न पूछता है कि विस्तारित होती जनसंख्या को किस रूप में दर्शाते हैं हम लोग? त्रिभुजाकार। इसकी विशेषता यह उच्च जन्म दर, माने यह है यह उच्च जन्म दर जिसके कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, यहाँ विस्तारित होती जनसंख्या त्रिभुजाकार पिरामिड में होती है। इसे समझो, त्रिभुजाकार पिरामिड का मतलब हुआ कि पहले एक व्यक्ति है, देख लो एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति का शादी ब्याह होगा तो मान लो 2 बेटा 2 बेटी हो गए तो 1 से 4 हो गए, 4 से समझो उनके 4 हो गए तो 16 हो गए। इस तरीके से ये जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। सोचो तुम लोग अपने घर में ही देखो, एक दादाजी थे, दादाजी से होते होते आज हम लोग के घर में 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी हो गया कि नहीं जी? दादा दादी एक हुए और एक से अनेक हो गए, 20, 25, 30, किसी गांव में तो 80, 85 मोहल्ला बसा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक से बढ़ते एक पिरामिड की आकार की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऐसे जनसंख्या में नाइजीरिया आ गया है बच्चे, बांग्लादेश, मैक्सिको, ये त्रिभुजाकार पिरामिड में ये दर्शाते हैं। दूसरा हो गया स्थिर जनसंख्या, घंटी आकार का पिरामिड होता है। ये किस आकार का होगा जी? घंटी के आकार का होगा। ये कैसे होता है समझो, ये लगातार खूब नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसकी जनसंख्या एक बार जाके क्या होती है? स्थिर हो जाती है। ठीक है ना? जैसे इसकी विशेषता यह है कि इसका जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है। वहाँ जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोग क्या होते हैं? मरते हैं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये लेकर चलते हैं कि भाई हमारे 2 बेटे हैं तो एक ही बेटा हो, 2 बेटा है तो उसको भी ऐसी व्यवस्था करेंगे, उसको भी 2 ही हो, ज़्यादा आगे न बढ़े, नहीं तो एक ही हो, एक ही पर एक रखे रहे तो उनकी जनसंख्या ना तो ढेर बढ़ती है और ना तो कभी घटती है। परीक्षा में पूछतेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड के अनुसार किसको दर्शाता है? त्रिभुजाकार पिरामिड को कि घंटी आकार के पिरामिड को? घंटी आकार के पिरामिड को। तो इस तरीके से हम इसको जान लेंगे। अगला इसमें से असमान जनसंख्या, तीसरा कौन सा होता है जी? कहता है कि इसकी विशेषता यह है कि इसका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होता है, माने जन्म दर भी कम हो और मृत्यु दर भी कम हो। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक या शून्य हो जाती है। इसका उदाहरण है जापान। माने जनसंख्या पर इतना नियंत्रण कर दो कि जब हो तो एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो, और अगर वो मर गया तो समझो कि भले बिना औलाद के रहो। ये बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है कौन? जापान। यही वजह कि जापान की जनसंख्या वृद्धि नहीं कर रही है, ऋणात्मक में चली जाती है या शून्य रहती है, तो नहीं रहती है, नहीं तो और जनसंख्या क्या हो रही है उसकी? घट रही है बच्चे। अब जनसंख्या संगठन को प्रभावित करने वाला अगला कारक है साक्षरता। लिटरेसी, साक्षरता ऐसी चीज है जो जनसंख्या संगठन को प्रभावित करता है। क्या है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई भी सरल वाक्य समझ सके, लिख सके और पढ़ सके, उसे हम साक्षर कहते हैं। साक्षर किसे कहते हैं बच्चे? साक्षर 2 शब्दों के मेल से बना है, स प्लस अक्षर। स का मतलब होता है साथ, अक्षर माने होता है अक्षर। जिस अक्षर का इतना ज्ञान हो कि यदि कोई लिखा जाए तो पढ़ ले और नहीं तो समझ ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर। उसको किसी डिग्री को लेने की जरूरत नहीं होती है बच्चे। भारत में साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह पढ़ लिख सकता हो और उसमें समझ के साथ साथ अंक गणितीय परिकल्पना करने की योग्यता हो। भारत में साक्षर किसे कहेंगे? कम से कम उम्र कितना हो? 7 साल हो। कोई चीज़ लिखा हो तो पढ़ सके, समझ सके, और अंक गणितीय, अगर मानो कि तुमको 500 रुपया दे देते, गिन सको कि कितना रुपया है ये? 500 रुपये, ना कि तौलो कि कितना है। आ रहा समझ में ना? कहता है जो देश जितना अधिक साक्षर होता है उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होता है। इसीलिए हमें सबसे पहला क्या होना चाहिए जी? साक्षर होना चाहिए। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। याद रखोगे बच्चे, विश्व की साक्षरता दर कितनी है? 84%। कितना है जी? 84% है। विश्व में प्रथम स्थान पर साक्षर देश फिनलैंड और सिंगापुर,
2 देश ऐसे हैं विश्व स्तर पे जो सबसे ज़्यादा साक्षर है। पहला कौन सा? फिनलैंड, और दूसरा कौन? सिंगापुर। तो इस तरीके से साक्षरता के अनुसार हम लोग इसको समझ लिए बच्चे। और अगला इसका टॉपिक और भी समझेंगे हम लोग। विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त निरीक्षण देश माने निरक्षर देश। निरीक्षण की जगह क्या लिखेंगे? माने वह देश जहाँ साक्षरता सबसे कम है, निरक्षर है, वह देश है नाइजीरिया। यही वजह है कि जनसंख्या खूब भागती है बच्चे में। आ रहा समझ में ना जी? अच्छा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 सितंबर। भूलोगे नहीं ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों लगा रहा हूँ। और भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार 74.04% है। सोचो, विश्व की साक्षरता जहाँ 84% है, वहाँ भारत की साक्षरता मात्र कितनी है? 74%। अब भारत में भी बिहार की साक्षरता सबसे कम। समझ में आ गया ना? हम उस बिहार के वासी हैं बच्चे जहाँ साक्षरता सबसे कम है। यही वजह है कि भारत में बिहार सबसे पिछड़े रहते हैं। ठीक है बच्चे? अब अंतिम हम इसको समझने जा रहे हैं व्यवसायिक संगठन। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम लोग? व्यवसायिक संगठन समझेंगे कि व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या का संगठन कैसे करते हैं। मान ये सब मिलेगा तब जनसंख्या का महत्व है, और ये सब कुछ नहीं है तो जनसंख्या का महत्व नहीं है। घर में खूब लोग बढ़ गए, एजुकेशन है ही नहीं। घर में खूब लोग बढ़ गए, स्वास्थ्य है ही नहीं, तो जनसंख्या का कोई मतलब है जी? कोई मतलब नहीं। तो व्यवसायिक संगठन भी होना चाहिए बच्चे। इसको पढ़ते हैं, किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत लगी सक्रिय जनसंख्या के अनुपात के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। माने समझो, घर में अगर एक निश्चित किसी कार्य करने में एक निश्चित जनसंख्या लगी हुई है, कि हम लोग मान लो कि दुकान खोल दिए, तुम लोग जाओगे यहाँ किराने की दुकान होगी, ये घर में अगर 4-5 आदमी है, 6 आदमी है, 5-6 आदमी उस किराने की दुकान में लग जाता है और दुकान खूब आगे चलने लगता है। तो जब सब लोग उस काम में सक्रिय जनसंख्या के रूप में उसमें हाथ बटाने लगते हैं, व्यवसाय को बढ़ाने लगते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? व्यवसायिक संगठन। सभी आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटे हैं। अब आर्थिक क्रिया के आधार पर माने हम इसको 4 भाग में जो बांटते हैं बच्चे, वो कौन कौन सा भाग है? ये जो मैं 4 भाग पढ़ाऊंगा, ये अगला 4 लेसन होगा। क्या होगा जी? 4 लेसन। तो पहला है प्राथमिक व्यवसाय। व्यवसाय कितने प्रकार का मनुष्य करता है? 4 प्रकार का। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। याद रख लेना, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद ये 4 व्यवसाय पढ़ाऊंगा, 4 क्षेत्र पढ़ाऊंगा, तो 4 लेसन समाप्त हो जाएगा। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन आते हैं। यदि व्यक्ति कोई खेती करता है बच्चे, वानिकी बगीचा लगाता है, मछली पालन करता है, या खनन माने खोद कर अगर मान लो नीचे से अगर कोयला वगैरह कुछ निकाल के काम चलाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक व्यवसाय। मैक्सिमम लोग जो जन्म लेते हैं, जो पढ़े लिखे ना हो या कुछ भी हो, तो वो क्या किस व्यवसाय में लगे रहते हैं? गाँव के लोग किस व्यवसाय में लगे रहते हैं? बहुत बड़े प्राथमिक व्यवसाय में। दूसरा द्वितीयक व्यवसाय में आता है, इसमें विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति उत्पादन आता है। एक होता है निर्माण और दूसरा होता है विनिर्माण। निर्माण कहते हैं यदि किसी चीज़ को हम रूप बदल दें, जैसे मिट्टी का रूप बदल करके हमने क्या किया, उसको एक मूर्ति बना दिया, तो हमने मिट्टी से किस चीज़ का निर्माण किया? मूर्ति का। अब मूर्ति का इतना निर्माण करने लगे, इतना निर्माण करें कि मूर्ति बेच कर हम काम चलाना शुरू कर दें, मूर्ति व्यवसाय कर लें, तो उसे कहते हैं विनिर्माण। क्या कहेंगे? निर्माण विनिर्माण। समझ गए? जैसे प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति कोई कृषि करता है, वानिकी करता है, बगीचा लगा दिया, खेती कर दिया, अब पेड़ उपजा दिया, पेड़ को काट कर हम अपने लिए टेबल बना लिए, तो टेबल का निर्माण हुआ। अब इतना टेबल हम बना दें कि एकदम फर्नीचर उद्योग एक तो खोल दें, बेच बेच के खूब पैसा कमाने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण, निर्माण समझ गए बच्चे? दूसरे व्यवसाय व्यक्ति का क्या होता है? विनिर्माण या शक्ति उत्पादन। माने अब किसी चीज़ का उत्पादन करना, बिजनेस करना, कारखाना खोलना, कंपनी खोलना, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाना, इसका कंपनी खोल के बेचना शुरू कर देगा, तो इसे कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में व्यवसायी वर्ग आते हैं, खूब पैसा कमाने वाले लोग आते हैं। तो
पहले तो हम लोग गांव से खेती बाड़ी करके काम चलाते हैं, अब बुद्धि हो जाती है, शिक्षा मिल जाता है, तो हम उसको बिजनेस के तौर पे करके करोड़ों अरबों रुपये कमाना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो व्यवसाय होता है बच्चे, इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, अन्य सेवाएं, माने नौकरी, जितनी नौकरी हम लोग करते हैं ना, सभी सर्विस को हम क्या कहते हैं? तृतीयक व्यवसाय। हम लोग कौन से व्यवसाय के लिए हैं इकट्ठे हुए बच्चे? हम सब इसलिए पढ़ते पढ़ाते हैं कि हम लोग की नौकरी बन जाएगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, कोई नहीं बनेगा तो कोई ऑपरेटर बन जाएगा, कोई क्लर्क बन जाएगा। समझ में आएगा बच्चे? ये सब कौन से व्यवसाय में आते हैं? तृतीय व्यवसाय। और चौथा होता है चतुर्थक व्यवसाय। इसमें चिंतन, शोध एवं विचारों का विकास होता है बच्चे। जब व्यक्ति जब इससे ऊपर उठ जाता है, जैसे मान लो मुझे देख लो, मैं लेक्चरर हूँ, तो हम चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, हम रिसर्च स्कॉलर हैं बच्चे, कि समाज में बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा दिया जाए, किस तरीके से व्यवस्था किया जाए कि ये सब आगे बढ़ जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे क्या सब व्यवसाय में आते हैं? चतुर्थक व्यवसाय। जैसे जो वैज्ञानिक हो गया बच्चे, रिसर्च स्कॉलर हो गया, शोधार्थी हो गया, शोध करने वाले लोग हो गए, टॉप लेवल के जो चिंतक होते हैं समाज में, दार्शनिक होते हैं, ये सब किस में आते हैं? चतुर्थक व्यवसाय। समझ में आ गया जी? और आगे हम लोग आईसीटी वगैरह जो है टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वो पंचक में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? मुख्य तौर पे व्यावसायिक संगठन को 4 हिस्से में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक में आ जाएगा मुख्य तौर पे कृषि, द्वितीयक में आ जाएगा क्या? निर्माण उद्योग माने उद्योग, तीसरे में आ जाएगा कौन? नौकरी, और चौथा में क्या आ जाएगा? शोध कार्य जो करने वाले लोग होते हैं। तो क्या ये चारों समझ गए बच्चे? 4 लेसन समाप्त, 3 सरह तो चल ही रहा है, अगला 4 लेसन इसी को मात्र में पढ़ाऊंगा स्पेशल करके, और ये समाप्त हो जाएगा बच्चे। अंतिम इसका हम लोग पढ़ लेते हैं कि ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या संगठन में क्या करेंगे? ग्रामीण नगरीय। गांव के लोग जब नगर की तरफ आकृष्ट होने लगे, गांव डेवलप करने लगे, गांव में सब माने मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध होने लगे, तो वह ग्रामीण क्षेत्र अब किस क्षेत्र में चला जाएगा? नगरीय क्षेत्र में। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं, गांव से शहर आते हैं। पढ़ो, कहता है निवास स्थान के स्थान पर माने आधार पर, निवास स्थान के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? आधार पर जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीणों में विभाजन ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। कौन व्यक्ति गांव में रह रहा है और कौन व्यक्ति शहर में रह रहा है, इसके आधार पर जो विभाजन करते हैं उसी को हम कहते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन आजीविका तथा सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। गांव और शहर के लोग आजीविका माने वह काम जिसको करने के बाद जीव को चलाया जाए, माने भोजन पानी करके अपने जीवन को चलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं बच्चे। ठीक है ना जी? तो दोनों का काम अलग होता है। गांव के लोग क्या करते हैं? कृषि में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, वानिकी में, खनन में लगे रहते हैं। और शहर के लोग द्वितीयक व्यवसाय में लगे रहते हैं। तुम उपजाओगे 6 महीना में, समझो कि आलू 4 महीना 5 महीने 6 महीने में आलू उपजाओगे, अब बेचोगे 5 रुपये किलो। शहर का आदमी जाएगा, पैसा से खरीद के लाएगा, 5 रुपये किलो आलू रख लेगा, 6 महीना रख देगा और 10 रुपये किलो उसको बेच देगा। अरे समझ में ना बच्चे? दोनों में अंतर। मेहनत ज़्यादा कौन किया? गांव का व्यक्ति। अब पैसा जो ज़्यादा कौन कमा लिया? शहर का व्यक्ति। ये एजुकेशन वो पा लेता है, सिस्टम समझ जाता है, तो ऐसा हो पाता है। ठीक है बच्चे? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के लोग गैर प्राथमिक क्रिया माने व्यवसायिक काम में ज़्यादा संलग्न होते हैं। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? गाँव की संख्या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में पाई जाती है, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है बच्चे। तो इस तरीके से विश्व की बात करें तो गाँवों की संख्या हमारे एशिया में है बच्चे, यूरोप में है, एशिया और अफ्रीका में है बच्चे। आ रहा समझ में ना? और लैटिन अमेरिका में है। लेकिन यूरोप के कंट्री जितने भी हैं, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब देखो पूरा का पूरा मैक्सिमम वहाँ नगर ही मिलेगा। गांव में भी जाओगे तो नगर मिल जाते हैं। गांव नगर कब कहलाता है बच्चे? मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हों, अर्थात बिजली हो, यातायात हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो, बैंकिंग हो, ये सब सुविधा अगर कर दी जाए
तब वो गांव ना होकर क्या हो जाता है, शहर हो जाता है बच्चे, नगर हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो पढ़ चुके हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नहीं, इसी में समाप्त कर दे रहा हूँ कि विश्व में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है। माने नगर की जो जनसंख्या होती है बच्चे, आजकल विश्व में बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग गांव छोड़कर नगर की तरफ जाने लगते हैं? तो पहला कारण क्या है, तो नगरों में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं। गांव में रोजगार कम मिलेंगे बच्चे, लेकिन नगर में अधिक मिलेंगे। अभी गोपालगंज के लेबर अड्डा पे जाओगे तो गांव के कई सारे लोग आकर वहाँ खड़े हैं और उनको जिसको काम करवाना होता है लेकर जाएंगे, काम करवाएंगे, पैसा उनको दे देंगे। दूसरा, नगरों में अत्यधिक सुविधाओं के उपलब्ध होना। शहर में गांव की अपेक्षा सुविधाएं क्या होती है, अधिक होती है बच्चे। मैंने बोला सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, शिक्षा है, बैंकिंग है, ये सब सुविधाएं कहाँ मिलेगी, नगरों में मिलेगी। उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं होना, ये जो भी मिलेगी ये नगरों में मिलेगी, गाँव में नगरों में। अगर मान लो मैं शहर में रहता हूँ बच्चे, तुम उस शिक्षा के लिए तुम लोग यहाँ आ गए हो, अगर यही शिक्षा तुम्हारे गांव में मिल जाती तो फिर जेडी सर के पास कोई आता क्या, कोई नहीं आता बच्चे। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी तुम्हें शहर में ही मिलेगी। बैंकिंग की सुविधा यह कहाँ मिलता है, नगर में मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा बच्चे। दूर संचार तथा यातायात की सुविधा, माने जैसे इंटरनेट की व्यवस्था की बातें करें बच्चे, मोबाइल इंटरनेट की बातें करें, साइबर कैफ़े की बातें करें, ये सब कहाँ मिलेगा तुम्हें, नगर में मिलेगा। पिक्चर हॉल वगैरह सब यही मिलेगा बच्चे। यातायात की फैसिलिटीज़ मिलती है। छठा, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों का आसानी से उपलब्ध होना। जो भी मैंने जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें बोला बच्चा, क्या क्या मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें है, बातें में बिजली हो गया, पानी हो गया, मनोरंजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तुम्हारा शिक्षा हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, शहर में मिलेंगे बच्चे। बिजली, पानी, जल निकास, उत्तम प्रबंध, ये गांव में मिलता है कि शहर में, शहर में मिलता है बच्चे। गांव में तो एकदम जाओगे बच्चे, कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर घर का नाला का पानी बहवा दिया है, तुम जाओगे बोलोगे अरे किसने बहवा दिया, अरे ये नाला पानी एकदम समझो कि रोड पे बहवा दिए हो। घर वाला जैसे सुनेगा लाठी लेके आएगा, अरे कौन बोला छुड़ाना मेरे पास, तेरे बाप का रोड है क्या, वैसे करके तुम्हें 2 लाठी मारेगा भी बच्चे, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। समझ में आ गया ना जी। और शहर में नाले का उत्तम प्रबंध होता है बच्चे। इस तरीके से विश्व में नगरीय जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, समझ में आ गया। ये सभी सुविधाएं हो जो उसको यहाँ लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चौथा अध्याय बच्चा, कौन सा, मानव विकास। अब मानव विकास के बाद माने मानव को हम विकसित कब कहेंगे ये पढ़ लेंगे, और तब हम जो अभी 4 क्षेत्र बताएगा जी, प्राथमिक से द्वितीय से तृतीय से चतुर्थ से, उस क्षेत्र को पढ़कर 4 लेसन समाप्त करेंगे। ज्योग्राफी समाप्त, समझ में आ गया। मुख्य तौर पे 12th क्लास के ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पेपर में इतना समाप्त, तो समझे कि 80% 70% समाप्त। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।